जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्राउन पब्लिकेशन का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें क्राउन पब्लिकेशन बुक में 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था। इसमें 15वां नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले पूरी प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ 14 तक। यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारा वीडियो अपलोड मिलेगा दोस्तों। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मैं यूटेरिया प्रैक्टिस सेट भी करवा चुका हूँ पूरा यूटेरिया का पहला बुक जो आया था वो 15 प्रैक्टिस सेट उसमें भी दिया हुआ था, उसे भी मैं पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। यदि आप रोगानी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, उसका ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है दोस्तों, उसका ही प्लेलिस्ट है। इन सभी का प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मैं अगले दिन यूटेरिया वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट मैं लाऊंगा दोस्तों, उसे भी स्टार्ट करूंगा। उसमें भी तकरीबन 15 प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। यदि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं तो पढ़ाने में मज़ा भी आता है, पढ़ने में मज़ा आता है दोस्तों, और उत्साह अंदर से महसूस होता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न क्या है आज? इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है, यह प्रश्न पूछा है। यदि इसे हम देखें तो इसमें कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति के पद से हटाने की विधि अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो पद से हटाने की विधि है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछे कहाँ से लिया गया है, तो राज्यसभा के लिए सदस्यों की जो नामित किया था वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करने की विधि भी जो संविधान में शामिल किया गया है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 2 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 2 नंबर प्रश्न में है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता भगवान इंद्र है। ऋग्वैदिक काल के दौरान मानवतारूपी भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे। उन्होंने दैत्यों के विरुद्ध जीत में आर्य सिपाहियों का नेतृत्व करते हुए युद्ध देवता की भूमिका निभाई थी। ऋग्वेद में लगभग 289 भजन उन्हीं को समर्पित है। किनको? इंद्र को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है वो इंद्र है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 3rd नंबर प्रश्न दिया गया है। 3rd में दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल की चोटी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सैंडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सैंडल पीक जो है इसकी ऊंचाई 732 मीटर ऊंची है दोस्तों। सैंडल पीक बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहीं पर सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सैंडल पीक बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से 4 नंबर प्रश्न में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। कहाँ से? तो भूमध्य सागर से। तो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है वो कौन सी हवाएं हैं? वो है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से आरंभ होने वाला एक असाधारण उष्णकटिबंधीय तूफान है जो शीत ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में चलती है और इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया है एजोला। एजोला के लिए खाली स्थान एजोला के लिए उर्वरता को बढ़ाता है। तो एजोला किसकी उर्वरता को बढ़ाता है? तो एजोला है जो आपको चावल की उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चावल की उर्वरता को बढ़ाता है एजोला। ऑप्शन नंबर डी
सही आंसर है। ठीक है, ये जो वाला चावल की बता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 5 की ओर 6 की ओर। इसमें दिया गया है दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो दीपिका कुमारी एक तीरंदाजी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। दीपिका कुमारी क्या है, तीरंदाज है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारतीय एथलीट में तीरंदाजी की स्पर्धा में भाग लेती है दीपिका कुमारी और विश्व में वर्तमान समय में 5वें नंबर की खिलाड़ी है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। यदि ये हम पढ़ें सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते है तो भारत का जो आदर्श वाक है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत का यह आदर्श वाक है सत्यमेव जयते। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें 8 नंबर प्रश्न को दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन की मृत्यु यदि देखें हम, भगवान महावीर जैन की मृत्यु जो हुआ था किस नगर में हुई थी, तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भगवान महावीर का जन्म भगवान महावीर की मृत्यु भगवान महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि महावीर के जन्म के बारे में देखें तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था भगवान महावीर का। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों, या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। महावीर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों, क्या था, वर्धमान। ठीक है, और 30 वर्ष की अवस्था में वह घर त्याग दिए थे। भगवान महावीर जो थे 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से, ठीक है, घर त्याग दिए थे भगवान महावीर। और 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें जिम्भ्रिक ग्राम के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, और 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में महावीर जैन की भगवान महावीर की मृत्यु होती है पावापुरी नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न में चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। यदि हम देखें 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली हॉल में बम फेंका था और यह बम कांड केंद्रीय विधान परिषद के पास हो रहे केंद्रीय विधानसभा में पास हो रहा था। 2 विधेयक के विरोध में किया गया था। इस बम कांड में के उद्देश्य किसी की हत्या नहीं थी, जबकि भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को किस षड्यंत्र के तहत, लाहौर षड्यंत्र के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न को। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था, तो 3 कठिया कानून था जो चंपारण था, बिहार के चंपारण में, और नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, 1917 में किया गया था चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था 1917 में। यह सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। 3 कठिया मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती करना था दोस्तों, उसके विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ किया गया था, चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, और नील की खेती के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है। विशालतम हिमनद देखें इनमें से इन 4 में से कौन सा है, तो विशालतम हिमनद इसमें से सियाचिन है जो इसमें सबसे विशालतम हिमनद है। कौन, सियाचिन सबसे विशाल हिमनद है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कुछ हिमनद के नाम बताते हैं दोस्तों, जैसे सियाचिन, हिस्पर, बायोफो, बाल्टेरो, चोंगोलुग्मा, रीमो, उन्नाट, गंगोत्री, जेमो, ससाइमी, रूपर, दायोमीर, बंदरपूछ, बारासिगरी, ये सब कुछ हिमनद है। सबसे ऊंचाई पर कौन है, तो सियाचिन है, जिसकी ऊंचाई वो काराकोरम क्षेत्र में पड़ता है भारत में। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई 76 किलोमीटर है, सबसे ऊंचाई है। यदि गंगोत्री की ऊंचाई देखें, गंगोत्री है, इसकी ऊंचाई उत्तराखंड में गंगोत्री पड़ता है, इसकी ऊंचाई कितना, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। और जेमो को देखें दोस्तों, जेमो आपको सिक्किम और नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, 25 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ससाइमी का यदि हम देखें तो ये काराकोरम क्षेत्र में पड़ता है, 17 किलोमीटर की दूरी है।
17 किलोमीटर। तो हमसे पूछा सबसे विशालतम हिमनद कौन है, तो वो है सियाचिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में है भारत के सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है सुनामी वार्निंग सेंटर, तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ बैठाया गया है, तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में बैठाया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कहाँ हैदराबाद में। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में, हैदराबाद में किया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में, कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक केंद्र है, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक केंद्र यदि देखें तो कौन है, ऑप्शन नंबर शिव समुद्रम होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सबसे पुराना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में निर्मित सिद्रापोंग जल विद्युत केंद्र भारत के ही नहीं वरना एशिया में सबसे पहले जल विद्युत केंद्र में स्थापित किया गया था, लेकिन इसमें वो दिया हुआ नहीं है, इसलिए इन 4 में से यदि पूछे तो कौन है, शिव समुद्र, ठीक है। इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी, 1902 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, यदि इसमें देखें नेक्स्ट में 40 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न को यदि देखें, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, तो इलायची के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जो पहचान नहीं रखता है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची दो तरह के होते हैं, तो कौन सा इसमें से है जो छोटी इलायची में सर्वाधिक उत्पादन में है, और कौन इलायची के लिए पहचान रखता है, चाहे बड़ी इलायची हो या छोटी इलायची हो, वो कौन सा राज्य है, तो देखिए उड़ीसा राज्य है जहां इलायची उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कोई भी इलायची का उत्पादन नहीं होता है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि इसमें देखें छोटी इलायची के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो छोटी इलायची के सर्वाधिक उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में क्या है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में छोटी इलायची की उत्पादन होता है सबसे अधिक। यदि बड़ी इलायची आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम में होता है दोस्तों, बड़ी इलायची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, सिक्किम में। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, उड़ीसा इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स स्थित है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड टॉपिक्स कहाँ स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया है। सेमी एरिड इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, हैदराबाद है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया है 16 नंबर प्रश्न की ओर, कौन सी सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है, श्रीहरिकोटा इसमें दिया गया है, आंध्र प्रदेश में सुमिलित है। हमसे पूछा है कौन सुमिलित नहीं है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सुमिलित है, ठीक है। थुम्बा केरल में, थुम्बा कहाँ है, केरल में, ये भी सुमिलित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, ये गलत है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में ही, महाराष्ट्र में दोस्तों, ये सुमिलित नहीं है। पोखरन राजस्थान में ये सुमिलित है। तो हमसे पूछा कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमिलित नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है, न कि कर्नाटक में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 17 नंबर प्रश्न में, इसमें भी दिया गया कौन सुमिलित नहीं है, इसमें भी दिया गया दोस्तों कौन सुमिलित नहीं है, इसे भी हम लोग देखेंगे। यदि इसे हम लोग देखते हैं तो इसमें भी है कौन सुमिलित नहीं, इसे हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है दोस्तों मरुस्थल है और दूसरी तरफ देश है। तो इस मरुस्थल में सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये सुमिलित है। कह रहा कौन सुमिलित नहीं है, तो ये सुमिलित है। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको के क्षेत्र में पड़ता है सोनोरन। टकला मकान कहाँ है, तो टकला मकान मरुस्थल चीन में है, ये भी सही है, चीन में टकला मकान है। फिर काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी सही है। काराकुम मरुस्थल कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में, ये भी सही है दोस्तों। और गिब्सन मरुस्थल ब्राजील में, ये गलत है, ये सुमिलित नहीं है। तो हमसे पूछा कौन सुमिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमिलित नहीं है। गिब्सन है जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन सिप्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 18 नंबर प्रश्न में है कि बिहार में मखाना विकसित और अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका केंद्र दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि हम इसमें देखें कहाँ है, दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र,
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है नेक्स्ट में 19 नंबर प्रश्न में 19 में दिया गया है बिहार में 9 मंडल हैं, बिहार के कौन सा जिला मंडल नहीं है? तो बिहार में कौन सा जिला मंडल नहीं है? तो आपको मैं इसमें 9 मंडल के बारे में बताता हूँ। बिहार में कौन कौन सा है? पटना पटना प्रमंडल, मगध है मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, पूर्णिया और सारण। ये 9 प्रमंडल है भारत में बिहार में, परंतु मुजफ्फरपुर प्रमंडल बिहार में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 9 में से 3 दिया हुआ है, तो कौन एक प्रमंडल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, पटना, मगध, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया तथा सारण, ये भारत के बिहार के 9 प्रमंडल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितने मंडल है बिहार में? तो 9 मंडल है। ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर नहीं है। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? तो कृषि कर है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कृषि केंद्र केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कृषि केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 21 प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में दिया गया है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत एक व्यक्ति बिना मुकदमा किए हुए अधिकतम कितने दिनों तक? तो 3 माह तक, 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है एक व्यक्ति, अधिकतम कितना? 3 माह के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है दोस्तों यह प्रावधान कब दिया गया? अनुच्छेद 22 के तहत इसमें दिया गया निवारण निरोधक का उपबंध करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं कर सकता है, या इसे 3 माह तक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 माह से अधिक तक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न चलते हैं, बुरी आत्मा, एक बुरी आत्माएं भी होती हैं, को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला खाली स्थान नृत्य हिमाचल प्रदेश में के नृत्य का एक रूप है। तो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जो हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य है वो किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? तो छम नृत्य हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं बुरी आत्माओं को भगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो मलीमथ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित था? इसका संबंध आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित था। आपराधिक न्याय प्रणाली से सुधार से संबंधित था मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से आपराधिक न्याय से संबंधित था। ऑप्शन नंबर, आपराधिक कानून में विश्वास बहाल करने के लिए, आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों की ढांचा के लिए गृह मंत्रालय ने 2000 में मलीमथ समिति की स्थापना किए थे। तो कब इस समिति की स्थापना हुई थी? वर्ष 2000 में गृह मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था मलीमथ समिति, और किससे संबंधित था? तो आपराधिक कानून से। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आपराधिक न्याय प्रणाली की सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 24 नंबर प्रश्न में दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? दामोदर वैली कारपोरेशन यदि हम देखें तो यह क्या है? सांविधिक निकाय है दामोदर वैली कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सांविधिक निकाय है। और दामोदर वैली जो घाटी है वर्ष 1948 में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। और यह पश्चिम बंगाल झारखंड के दामोदर नदी क्षेत्र में कई विद्युत संयंत्रों को संचालित करता है दामोदर वैली घाटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 25 नंबर प्रश्न में भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र या जल थल या वायु में शत्रु के सम्मुख सुस्पष्ट वीरता या साहस दिखाने या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को स्थापित यह पुरस्कार अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर तथा ग्रेट ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस के सम्मान है, उसके पैरेलल है। तो कौन सा हो जाएगा इस चारों में से? तो परमवीर चक्र इन चारों में से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, 1950 में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो कौन सा स्तनधारी जानवर है जो अंडे देने वाला है? तो वो कौन सा है स्तनधारी अंडे देता है? तो प्लेटिपस स्तनधारी है जो अंडे देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन? प्लेटिपस। नेक्स्ट पर चलते हैं 28 में, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल
संयुक्त राष्ट्र का कितना होता है? 2 ब्रश होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2 ब्रश में प्रत्येक 2 वर्ष पर 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और इसके अतिरिक्त 5 अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों। उसमें से 5 अस्थायी सदस्य कौन है? रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और इनका कार्यकाल हमेशा के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न 29, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म का संबंध किस क्षेत्र से है, किससे है? तो त्रिपिटक है जो कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और विधम पिटक, ये 3 पिटक को ही त्रिपिटक कहते हैं दोस्तों। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये बौद्धों के 3 पिटक हैं, इसलिए त्रिपिटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न की ओर, वीर कुंवर सिंह का जयंती कब मनाया जाता है? तो वीर कुंवर सिंह का जयंती है जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वीर कुंवर सिंह की जयंती 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को वे 80 वर्ष की उम्र में लड़ने वाले 1857 के सिपाही विद्रोह के समय एक मात्र बुजुर्ग थे और उन्होंने सफलता भी प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में यदि देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है? सीए, तो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 1 जुलाई में भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 1 जुलाई में, 1 जुलाई मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना वर्ष 1949 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न की ओर, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? यदि इससे देखें तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाणों के काल में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुषाण के शासनकाल में बौद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुषाणकालीन राजाओं ने बौद्ध धर्म की संरक्षण दिया है और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संभवतः कुषाण काल में ही बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां खड़ी एवं बैठी हुई स्थिति में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है नेक्स्ट में, मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के नंद वंश का संस्थापक यदि हम देखें तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महापद्म नंद था नंद वंश का संस्थापक। ठीक है, और नंद वंश जैसे पाली ग्रंथ में उग्रसेन भी कहते हैं या महापद्म नंद कहा जाता है। पुराणों में उसे सर्व छत्रांकन कहा जाता है महापद्म नंद को। कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने कलिंग के कुछ क्षेत्रों में अपना आधिपत्य कर लिए थे। ठीक है, और कलिंग में एक नहर का निर्माण भी महापद्म नंद ने ही करवाया था। और इस वंश के अंतिम शासक धनानंद थे। तो ऑप्शन नंबर नंद वंश के क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक, महापद्म नंद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन थे जिनकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी? तो वो जतीन दास थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जतीन दास लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए थे और ये HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे और जेल की दशाओं में सुधार के लिए उन्होंने अनशन किया था और 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कौन थे? जतीन दास। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यदि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के बारे में देखें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ये सभी मिलकर ये सभी मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 36 नंबर प्रश्न में, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में, ये 3 जगह पर पुडुचेरी का क्षेत्र पाया जाता है। तमिलनाडु में देखें दोस्तों तो तमिलनाडु में पुडुचेरी का क्षेत्र कौन सा है? तो तमिलनाडु में पुडुचेरी का क्षेत्र है आपको पुडुचेरी और कारिकाल, ये 2 क्षेत्र है, 2 स्थान है जो तमिलनाडु में पाया जाता है पुडुचेरी का। एक पुडुचेरी और कारिकल तमिलनाडु में पाया जाता है। यमन है जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और माहे है जो केरल में पाया जाता है। माहे
केरल में पाया जाता है, यमन आंध्र प्रदेश में। तो 3 राज्यों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पुदुचेरी क्षेत्र 3 राज्यों में पाया जाता है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, और दिल्ली के बाद यहाँ पर विधानसभा का सीट मौजूद है। दिल्ली के बाद पुदुचेरी के पास भी है। अब तो आपको जम्मू कश्मीर में भी ये व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 37 नंबर में, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में संगप्पो के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यारलुंग संगप्पो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से? यारलुंग संगप्पो के नाम से जानी जाती है। कहाँ? तिब्बत में। यदि देखें हम, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग या सियांग नाम से संबोधित किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है। असम में लोहित एवं दिसांग नदियों से दिहांग से मिलने के उपरांत ब्रह्मपुत्र नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो संगप्पो कहा जाता है तिब्बत में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है 38 नंबर प्रश्न में दिया गया है क्या दोस्तों, देखते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न में दिया है कि नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है। यदि हम देखें नागार्जुन सागर परियोजना को, तो वह किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है जो आपको कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अवस्थित है दोस्तों, तथा तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है। इसका निर्माण 1967 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 39 की ओर। 39 नंबर प्रश्न यदि देखें दोस्तों, इसमें दिया गया है 39 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया प्रश्न। तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन यानी हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सोलन नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में, वहां पर भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 40 की ओर। हेलबॉप किसका नाम है? हेलबॉप किसका नाम है? किसका नाम दिया गया हेलबॉप? तो हेलबॉप क्या है? हेलबॉप किसका नाम है? हेलबॉप है जो आपको हेलबॉप किसका नाम है? पुच्छल तारा का नाम है हेलबॉप। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पुच्छल तारा को, धूमकेतु को कहा जाता है हेलबॉप। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, प्रश्न नंबर 41 की ओर। इसमें दिया गया 41 में बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता देखें तो रोहतास में स्थित है, या पुरुष साक्षरता भी कहाँ है? तो रोहतास में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता रोहतास में है। 42 नंबर प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा मुंगेर है, मुंगेर कहते हैं शेखपुरा है दोस्तों, शेखपुरा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। और किस मंडल में पड़ता है शेखपुरा? मुंगेर मंडल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से शेखपुरा सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 49 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं, ये है। इसको यदि देखें हम तो इसमें दिया गया है कौन सा कथन सही नहीं है। IMF IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ये सही है। IMF और IBRD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठक संस्थाएं हैं, ये भी सही है। IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है, ये भी सही है दोस्तों। IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वोट शेयर में भारत का हिस्सा 10% है, ये गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 44 में संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकता है। संसद है जो राज्य सूची के विषय में कानून बनाता है, किसके द्वारा? तो राज्य सूची के विषय में किसके सिफारिश पर बनाता है? तो संसद है राज्य सूची के विषय में, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। और यह अनुच्छेद 249 के तहत संकल्प अपने 2/3 बहुमत से पारित करती है राज्यसभा, तब संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 45 में। किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? वो कौन सा देश है जो समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो वह नेपाल है। भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए समझौता किया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न दिया गया है किस राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं में
विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने मासिक पेंशन की घोषणा की है पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं को? तो वो कौन सी सरकार है? वो हरियाणा सरकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण विजेताओं के लिए मासिक पेंशन के तहत 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया जाए दोस्तों, तभी हमने बताया कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। आप लोग बताइए हरियाणा के राज्यपाल कौन है, ये बता दीजिए आप लोग। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अभी हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है यदि आपसे पूछे, तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 90 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 5 है। तो आप लोग हरियाणा के राज्यपाल के नाम बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है। तो योगी आदित्यनाथ, वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यदि हम देखें उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और विधान परिषद सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है। ठीक है, आप लोग विधानसभा के बारे में बताइए कितना है। विधान परिषद हमने बता दिया। मध्य प्रदेश की ओर देखें, मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग ये बताइए दोस्तों कि अभी मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। इसके आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। तो यदि हम देखें मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, केवल 29, और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है मध्य प्रदेश में। राजस्थान की ओर चले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अभी यदि हम पूछे आपसे राजस्थान से राज्यपाल कौन है, यदि कोई आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान के राज्यपाल कौन है, तो आप क्या बताइएगा। राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं और इसकी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। तो इस सारे चीजों के बारे में मैंने बता दिया हूँ दोस्तों। आपसे मैंने पूछा था हरियाणा उत्तर प्रदेश के लिए बारे में पूछा था हमने कि उत्तर प्रदेश के जो अभी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये पूछा था। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है दोस्तों। और विधान परिषद की सीटों की संख्या आपसे उत्तर प्रदेश में पूछे तो 100 है, लेकिन विधान सभा की सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में 403 है। आपसे मैंने पूछा मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में आपसे मैंने पूछा था, प्रश्न किया था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। कौन है, डॉक्टर मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और मैंने आपसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा दोस्तों कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो इसमें दिया गया है कि मासिक पेंशन किसने घोषणा की है, तो हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हरियाणा ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 47 नंबर प्रश्न की ओर। किस खेल को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले कौन लेखक हैं, किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उस लेखक का नाम कौन क्या है। 4 ऑप्शन है, इसमें से सलमान रुश्दी हैं जिन्हें जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उनके साहित्य कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इसी साल यानी वर्ष 2023 में 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 48 में फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर के साथ, तो किसने लॉन्च किया है। पीएम किसान लॉन्च किसने किया है, तो भारत में जो पीएम किसान फीचर लॉन्च करने वाले कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर सी बी सही आंसर है। कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। उन्होंने फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों आगे की ओर 49 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है भारत के किस हवाई अड्डे पर देश के पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है। क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है ये कहा गया है। तो किस हवाई अड्डे पर कहा गया है, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है।
तो किस हवाई अड्डे पर की गई है? तो वे कौन सा हवाई अड्डा है? वो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। कौन सा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर टैक्सी वे सेवा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 50 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन भारत के बोनालू फेस्टिवल का ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। वार्षिक बोनालू त्योहार का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, तेलंगाना में है। बोनालू मतलब क्या होता है? बोनालू तेलुगु में बोनम, इस शब्द का अर्थ होता है भोजन या दावत से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, तेलंगाना में बोनालू त्योहार, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है? तो कॉस्मिक किरण के बारे में कौन सत्य है? इसको यदि देखें तो कॉस्मिक किरणें हैं ये आवेशित कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कॉस्मिक किरणें आवेशित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कॉस्मिक किरणें क्या होती है? आवेशित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर यदि देखें तो इसमें 52 नंबर प्रश्न को देखें। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है निम्नलिखित कथन में? एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि एक साधारण बिजली बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन काल होता है क्योंकि फिलामेंट के जो तार होते हैं, ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा पूरा, फिलामेंट के जो तार होते हैं, फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न की ओर, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर के बारे में यदि हम देखें तो परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर है जो एक प्रकार का आणविक भट्टी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, आणविक भट्टी है परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर यदि देखें प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में कहा गया भारत का पहला संचालन उपग्रह कहां से छोड़ा गया था? भारत का पहला संचालन उपग्रह जब पूछा गया है कि कहां से छोड़ा गया था, तो यह भारत के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था संचालन उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, श्रीहरिकोटा से। IRNSS का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौ वाहन प्रणाली है दोस्तों, जो पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है। इसका उद्देश्य देश तथा देश की सीमा से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के हिस्सों में उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति की सूचना देना। IRNSS-I को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 1 जुलाई 2013 में छोड़ा गया था। कहाँ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 1 जुलाई 2013 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित, इसमें क्या है यदि 55 में देखें तो 55 नंबर प्रश्न में है रेडियम मैचिंग करने के लिए दिया था दोस्तों। रेडियम किसने खोजा था? तो मैच करेंगे हम लोग। रेडियम की खोजकर्ता कौन है? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करता है। इसको ए का 2 हो गया। ठीक है, मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? पेनिसिलिन की खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? डब्ल्यू सिरवंचन है। चेचक एडवर्ड जेनर है। तो इस प्रकार यदि मैचिंग करें तो मैचिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रेडियम मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में, और पेनिसिलिन की खोज और 1895 में रोएंटगन ने एक्सरे की खोज की थी, और चेचक 1776 में एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 56 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 56 नंबर प्रश्न में ये भी मैचिंग दिया हुआ दोस्तों। इसको हम लोग छोटा करते हैं लेकिन ज़्यादा छोटा करने पर नहीं दिखेगा। चलिए छोटा करते हैं। एक ऑप्शन दिख रहा है तो इसमें दिया गया है कि शून्य द्रव्यमान किसका होता है? मैच करने के दिया गया शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का क्या होता है? शून्य द्रव्यमान होता है, जीरो मास होता है। ठीक है, न्यूट्रिनो का जीरो मास होता है। आवेश आंशिक आवेशित कौन होता है? क्वार्क होता है दोस्तों, जो आंशिक आवेश होता है। आंशिक आवेश क्वार्क में होता है। और आंशिक प्रचक्रण किसमें होता है? आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन में होता है। आंशिक प्रचक्रण किसमें होता है? पॉजिट्रॉन में आंशिक प्रचक्रण होता है। पूर्णांक प्रचक्रण या पूर्ण प्रचक्रण किसमें होता है? तो फिनॉन में पूर्ण परिचक्रण होता है। ऑप्शन नंबर 4, तो फिनॉन में पूर्ण परिचक्रण होता है। यदि मैच करें तो हमारा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 हमारा आंसर होगा दोस्तों। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2 3 1 4। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर इसमें दिया गया प्रश्न नंबर 55
57 की ओर। प्रश्न नंबर 57 में देखें तो इसमें है दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व कौन है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 58 में निम्नलिखित धातु अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक कौन नहीं है? यदि इसको देखें तो ब्रोमीन है जो विद्युत का मंद चालक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ब्रोमीन विद्युत का मंद चालक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 59 नंबर प्रश्न में आंसू गैस है। आंसू गैस क्या है? तो आंसू गैस क्या है? ये अश्रु गैस एक हथियार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। और यह क्लोरोएसीटोन फिनॉन है। क्लोरोएसीटोफिनॉन तो यानी क्लोरीन हो, क्या होगा? अमोनियम होता है इसमें। क्लोरोएसीटोफिनॉन है आंसू गैस में, तो ऑप्शन नंबर ए अमोनियम होगा। आंसू गैस में क्या है? अमोनियम। NH3 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 60 में एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है। तो यह अज्ञात गैस क्या है? यह अज्ञात गैस अमोनियम है। ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर है। अमोनिया NH3 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 61 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम, चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्राकृतिक बहुलक जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है, संश्लेषित होती है। नायलॉन प्रथम संश्लेषित रेशा है। यह एक पॉलीएमाइड रेशा है। एडिपिक अम्ल का संघनन हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ कराने पर नायलॉन प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं 62 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX का अन्य नाम यदि देखें इसे प्लास्टिक भी कहते हैं। RDX का अन्य नाम क्या है? प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है RDX को। RDX को प्लास्टिक विस्फोट कहा जाता है। इसका अन्य नाम साइक्लोनाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी RDX का पुराना अन्य नाम है साइक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 63 नंबर प्रश्न में प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो प्रशिक्षण खाद्य परिरक्षण में क्या मदद होता है? जो बेंजोइक एसिड होता है किस तरह से खाद्य को परिरक्षण करने में मदद करता है? तो यह जो होता है ना बेंजोइक एसिड, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। 64 में DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? DAP में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो DAP में है जो आपको 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 65 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 65 में दिया गया है ये मेसॉन की खोज हेडेकिक युकावा ने किया था। ये सुमेलित है। मेसॉन की खोज युकावा ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन एवं हेस ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज सूर्य एवं तारों की ऊर्जा H.A. बेथे ने किया था। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा किसने खोज किया था? H.A. बेथे ने। और परायूरेनियम तत्व का संश्लेषित एनरिक फर्मी ने किया था। तो हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 66 नंबर प्रश्न को चलते हैं। इसमें दिया गया है 66 में फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आपसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी देखा जाए, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है। घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी के तहत किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ठीक है, घासों के अध्ययन। फ्रेनोलॉजी के द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों को किया जाता है। और पॉलिनोलॉजी है जो किसके लिए? विभिन्न पराग कणों के अध्ययन किया जाता है। पॉलिनोलॉजी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये पॉलिनोलॉजी विभिन्न पराग कणों का। तो हमसे पूछा है कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 67 में निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य है? उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य कौन सा है? तो यह है कवक मूल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्या है? कवक मूल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, कवक मूल।
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा पौधा सहायक नहीं, ये प्रश्न पूछा गया। यदि इसे हम लोग देखें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक पौधा नहीं है कौन? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में धान है जो सहायक पौधा नहीं है, जबकि चना, मटर और सेम ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, जबकि धान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है इसमें 69 नंबर प्रश्न में, 69 में किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख से में Hg से तात्पर्य क्या है? तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है कि Hg का मतलब क्या होता है? मरकरी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इसका मतलब हुआ मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि यह ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने के किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, इसके बारे में पूछा गया प्रश्न। तो यह है जो किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, तो ये शरीर के चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 72 में, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो मलेरिया से एक प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसे तिल्ली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। इस बीमारी में आरसीबी कम होने लगता है, आरबीसी, और इस रोग में कुनैन की दवा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन किसके द्वारा होता है? स्त्रियां करती है, जो प्रकट पुरुषों में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, हीमोफीलिया। 74 नंबर प्रश्न की ओर। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन, ये तीनों होता है बायोचिप में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन तीनों होता है बायोचिप में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 75 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, क्रॉन पब्लिकेशन का ये लास्ट प्रश्न है। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान को भी पूरे चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में भारतीय संविधान को देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो मैं आप लोगों को घटना चक्र बुक से पीसीएस एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न जो संविधान में के तहत बनते हैं वो मैं लाया हूं दोस्तों, और उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूं। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसी प्रकार भारतीय इतिहास का भी मैं पूरा चैप्टर वाइज तीनों इतिहास का अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दिया हूं दोस्तों, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों में ये लास्ट प्रश्न को देखता हूँ, इसके बाद मैं आपको एडिटोरिया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 लाऊंगा दोस्तों। उसका भी, उसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट है, उसे भी मैं करवाऊंगा, उसका भी अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगा दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन्वाइट कीजिए, उन लोग को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ताकि इससे हमारी उत्साह और बढ़े और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर दूँ। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटी पर अधिक उछलने का क्या कारण है? टेनिस गेंद को यदि मैं समतल पर उछालता हूँ या किसी पहाड़ पर जाकर के उसे उछालता हूँ, तो समतल पर उछलने से ज़्यादा जो ऊंचे पहाड़ पर उछाला जाता है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा उछलता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कम घनत्व वाली वायु के कारण। वहाँ पर जो वायु का घनत्व होता है वो कम होता है, इस कारण से टेनिस गेंद ऊंची ऊंचाई पर ज़्यादा उछलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।